अब आप देखेंगे ये आपका संपादकीय पाठ है आज के दैनिक जागरण का। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलती है। इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद मिलती है। और फिर एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को टॉपिक के बारे में मिलती है। चुनाव बाद की तैयारी में मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 400 पार का नारा महज चुनावी नारा नहीं है, बल्कि अपने वादों को पूरा करने की एक जरूरत भी है। चलिए, राजनीति से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब की बार 400 पार के चुनावी आह्वान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अधिकांश लोग इसकी व्याख्या एक मजबूत नेता की सत्ता में वापसी को लेकर उसके आत्मविश्वास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे विपक्षी खेमे का हौसला पस्त करने वाला जुमला बता रहे हैं। और आप देखते हैं कि कुछ लोग इसे विपक्ष को रौंदने का प्रयास और तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के अशुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने खुलेआम आरोप लगाया कि भाजपा की योजना संविधान बदलने, लोकतंत्र के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की है। उन्होंने ऐसे किसी संभावित दुस्साहस के परिणाम भुगतने और सड़कों पर उतरकर उसके विरोध की धमकी भी दी है। ऐसे उकसावे और संकेतों से मोदी विरोधियों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष यही संदेश देने का प्रयास किया है, यदि मोदी सत्ता में लौटते हैं तो इससे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जोखिम बढ़ सकते हैं। और ऐसी मनगढ़ंत बातों का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से द्वारा लपक लिया जाता है। वहीं लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे, मीडिया पर नियंत्रण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार से जुड़े विपक्ष के आरोपों में अपना सुर मिलाने लगता है। कुछ लोग तो न्यायपालिका तक को नहीं बखसते हैं और उसकी भी सरकार से मिली भगत है। कुछ को ईवीएम में खोट नजर आता है और उसके जरिए चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। इन सब के बीच मोदी बेफिक्र होकर अपने लक्ष्य को की पूर्ति में जुटे हुए हैं। मोदी आप देखें कई मंचों पर कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल की उनकी कार्ययोजना तैयार है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही उन्होंने सत्ता में वापसी के बाद शुरुआती 100 दिनों का एजेंडा भी पेश किया है। भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपने घोषणा पत्र में भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया, जिसमें कई नीतियों में निरंतरता रखने का उल्लेख भी किया है। एक ऐसे समय में जब लगभग हर एक राजनीतिक पंडित भाजपा नीति राजग की सत्ता में वापसी को लेकर अस्वस्थ है, तब भी मोदी पूरे जी जान से चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। तो इसी कारण वह 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि इतनी सीटें जीतकर मोदी राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो वे प्रधानमंत्री की मानसिकता को नहीं समझते हैं। मोदी अपनी एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। 2 कार्यकालों के अनुभव से वह जानते हैं कि भाजपा और राजग को अपने वादे पूरे करने हैं तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। इसलिए मोदी अमित शाह 2 स्तरों पर काम में जुटे हैं। जहां मोदी मतदाताओं को साधने में लगे तो जो केवल वही कर सकते हैं, तो वहीं शाह गठबंधन के साथ विपक्षी नेताओं को जुड़ने में लगे हैं, जो भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भाजपा जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है, तो फिर वह क्यों इतने गठबंधन कर रही है, जिसमें कई बार उसे कुछ अतिरिक्त सीटें सहयोगियों के साथ साझा करनी पड़ रही है। इसके जवाब में लोकसभा चुनाव से इतर की राजनीति में निहित है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तो साथ में ही हो रहे हैं, कुछ राज्यों के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद होने हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने डबल इंजन सरकार का महत्व समझी और उन्होंने समझा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बढ़िया जुगलबंदी के बिना विकास के एजेंडे को सिरे चढ़ाना संभव नहीं है। विपक्षी दलों की सत्ता वाले कई राज्यों में यह खेमे देखने में आया कि उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की कई योजनाओं की राय में अवरोध खड़े किए। साथ ही श्रम सुधारों के साथ ही अन्य विकास गतिविधियों के लिए जमीन अधिग्रहण में भी अपेक्षित एवं आवश्यक सहयोग नहीं दिया है। अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के मोदी के प्रयासों के पीछे कुछ और भी कारण है। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यों में रेवड़ियां बांटने की होड़ बढ़ी है और इसने वित्तीय फिसलन को चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि लुभावने चुनावी वादों की पूर्ति के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज के अंबार लगा बैठी हैं और अंततः इसका बोझ केंद्र पर ही पड़ना है। हाल में दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा राहत पैकेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाएं इसका उदाहरण है। इसके चलते विकास गतिविधियों के लिए धन का अभाव निश्चित है। यह स्थिति न केवल वित्तीय रूप से घातक है, बल्कि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के संघीय ढांचे पर भी खतरे बढ़ा सकती है। विपक्ष के सामने हाशिए पर पहुंचने का संकट बढ़ गया है। खासतौर से आप देखिए, कांग्रेस बहुत परेशान है और इससे उबरने के लिए वह वामपंथी रुख अख्तियार करते हुए अति लोकलुभावन वादे करने में लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों और न्याय के नाम पर नकदी इसके उदाहरण है। कांग्रेस से सबक लेते हुए कुछ क्षेत्रीय दल और आगे की ओर सोच रहे हैं।
वे भी रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। कुछ नस्लीय भेदभाव विवाद छिड़ने पर आमद आए हैं, तो कुछ संसाधनों के वितरण की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन का खाई को गहरा करने में लगे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की सक्रियता के मुद्दे पर भी टकराव है। कुछ दलों ने भाजपा की हिंदुत्व की हवा निकालने का दाव चला है, तो कुछ जातिगत जनगणना के जरिए भाजपा को घेरने और अपनी नैया पार लगाने का जुगत में लगे हैं। विपक्षी दलों का मोर्चा INDI छिन्न भिन्न सा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ही भाजपा को मुख्य रूप से चुनौती पेश कर रही है। विपक्षी दलों की राजनीति खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों की वापसी की दिशा में ले जाने वाली है। दूसरी ओर भाजपा और मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का मानना है कि युवा भारत आकांक्षी है, जो मुक्त रेडियो के बजाय समृद्ध भारत की राह चुनेगा। ऐसा भारत बनाने के लिए मोदी को व्यापक बहुमत की आवश्यकता होती है। इस वजह से 400 पार का आह्वान करने के उनके लिए महज चुनावी नारा नहीं है, बल्कि एक अपरिहार्यता है। इसलिए वह पूरे देश को नापने लगे हैं। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया है, संदीप घोष के द्वारा लिखा गया है आर्टिकल। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दे सकते हैं, और देना चाहिए आप लोगों को अपनी राय। जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत। तो आज़ादी के 7 दशक बाद देश ने अमृतकाल की अवधि में एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लिया है। इस कार्य के लिए पूरे भारतीय समाज की संलग्नता जरूरी है। इस लक्ष्य के प्रति एकल समर्पण के साथ ही देश आगे बढ़ सकेगा, और इसके लिए गणतंत्र की परिधि में कार्य करना होगा, जिसे संसदीय प्रणाली के अनुसार होना है। इस दृष्टि से लोकसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगली लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच सभी दल घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाने के लिए किस्म किस्म के वादे करने में जुट रहे हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है कि जन समर्थन हासिल करना, ताकि अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जा सकें। हालांकि विभिन्न पार्टियों के परस्पर विरोधी दावे अक्सर दिग्भ्रमित भी करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा ही है। पीएम मोदी की उपस्थिति, छवि और आप देखते हैं कि संवादपटुता ने उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उनकी गतिशीलता ने आप देखेंगे कि गतिशीलता ने भारत की छवि को भरोसेमंद बनाया। उनकी नीति में समावेश की प्रवृत्ति झलकती है। उनके नेतृत्व में डिजिटलीकरण, संसाधनों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आर्थिक मोर्चे पर मजबूती, प्रतिरक्षा तंत्र का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम आश्वस्त का संकेत देते हैं। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। चूंकि राजनीति में आप देखिए भरोसा बड़ा अहम होता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान काज में भागीदारी के लिए योग्यता फिर या अनुभव की जगह उम्मीदवारों के रूप में अपने विश्वास पात्रों को तलाश रहे हैं, जो अविचल भाव से पार्टी नेतृत्व के प्रति वफादार बने रहें। दूसरी ओर जनता को विश्वास में लेने के लिए न्याय और गारंटी जैसे जुमले तैरने लगे हैं। राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र में युवा, स्त्री, मजदूर, किसान, गरीब आदि समुदाय के लिए तरह तरह की मुफ्त की खैरात बांटने का प्रलोभन देने वाली घोषणाएं दर्द घोषणा की भरमार दिख रही है। और इस तरह वादों को जनता की भलाई का नुस्खा बनाकर पेश किया जा रहा है। मसलन नौकरी के अवसर देने, कर्ज की व्यवस्था और कर्ज माफी करने, और महिला एवं किसान जैसे विभिन्न वर्गों के लिए अनुग्रह राशि देने, उस जातिगत जनगणना कराने के द्वारा सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दल परिवार प्रथम की युक्ति भी आजमा रहे हैं। वे जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति पर काम करते भी दिख रहे हैं, और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामले नेताओं की साख के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। विपक्ष संकल्पहीन प्रतीत हो रहा है। सबसे पुराना दल कांग्रेस जिस तरह अस्तित्व के लिए संघर्ष है, तो वह चिंता की बात है। उसके लिए गहरे आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर जनता का भरोसा भाजपा को अस्वस्थी देता है। आज जाति, क्षेत्र और मजहब जैसे समाज विभाजक आधारों का आसरा लेकर चुनाव आप देखते हैं कि राजनीति खतरनाक है। कई नेता गैर जिम्मेदार होकर प्रलोभन की इस तरह से बौछार कर रहे हैं कि मानो वे देवताओं के खजांची कुबेर हैं और उनके खजाने पर उन्हीं का कब्जा है। इस तरह मतदाताओं को बहकावे में लाने की हर कोशिश चल रही है। सुराज, सुविधा और रुपया पैसा बांटकर जनता से वोट की सौदेबाजी राजनीति को घृणित आधार दे रही है। नए माहौल में अब संसदीय प्रत्याशी को भी आप देखेंगे कि करोड़पति होना जरूरी हो रहा है। वह बाहुबली या फिर संदिग्ध अपराधी हो तो भी चलता है। भारत की जनता में सहनशीलता और उदारपूर्वक सबको अवसर देती है। चुनावी सफलता पाने के बाद नेता अक्सर सत्ता सुख भुगतने में लग जाते हैं।
कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आम जनता के सुख दुख पर उनका ध्यान कम हो ही जाता है। कटु सत्य यह भी है कि सत्तासीन सरकार के नुमाइंदे और जनता के बीच का बड़ा अंतराल आ गया है। यह एक तथ्य है कि आम जन और नेताओं के बीच का संवाद क्रमशः घटता गया है। संवाद का अभाव राजनीतिक प्रतिनिधियों और उनके दलों के प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार नेताओं की साख भी घटती बढ़ती है। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कामकाज की धीमी गति, उबाने वाली नौकरशाही पूरी व्यवस्था की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़ा कर देती है। आमजन अक्सर आप देखते हैं कि इनसे उद्धार पाने के लिए व्याकुल रहता है। नारों वादों से उकता चुकी जनता को अब जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत है। इस आम चुनाव में भी यही कसौटी रहेगी। इसके लिए देश की जनता के मन में भी एजेंडा है। एक जन घोषणा पत्र जारी चाहिए जिसमें किसी एक की संतुष्टि नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी सर्वोपरि है। लुंज पुंज हो रही संस्थाओं का पुनर्जीवन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और सदाचार का पोषण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वंचितों की मौलिक सामर्थ्य बनाना आवश्यक है और न कि उन्हें परोपजीवी बनाए रखना। और इसके साथ ही आप देखिए पारदर्शिता के साथ सुशासन की व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली को सुधारा जाए और शिक्षा का महत्व समझकर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। युवा भारत के कर्णधार सरीके लोगों जैसे महिलाओं, किसान, मजदूरों और युवाओं वर्ग को सार्थक जीवन का अवसर उपलब्ध कराया जाए। भविष्य का भारत इन्हीं पर टिका है। फौरी प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कुप्रथा अंततः नुकसान ही देती है। इससे बचने की जरूरत है। देश एक ऐसे सशक्त भारत का स्वप्न देख रहा है जिसमें ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो जो कल्याण से प्रतिबद्ध हो और सबकी सहभागिता हो। लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। और देखिए मैं तो कहता हूँ कि हमारे नेताओं को शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए। और यकीन माने कि अगर इन चीज़ों पर बात होती है तो उस दिन पर्यावरण पर बात करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन पर बात करनी चाहिए। तो उस दिन मुझे लगता है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश जरूर विश्व गुरु बन सकता है। अभी तो आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हमारी सरकार आई तो हम ये दे देंगे वो दे देंगे, सब चलता रहता है। यहाँ भी एक कॉलम है, आप देखेंगे अंतिम समय। तो जीवन के अंतिम समय में अक्सर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों की याद उसे आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अंतिम समय में मनुष्य जो भी सोचता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विवेक द्वारा अपने परलोक को सुधारे। यह अवसर केवल मानव योनि में ही प्राप्त होता है क्योंकि अन्य जीवों को विवेक प्राप्त नहीं होता है। और रामचरितमानस में वर्णन है कि आखिरी समय में दशरथ जी को वह दृश्य याद आने लगा जिसमें उन्होंने श्रवण कुमार की अनजाने में हत्या कर दी थी। ये बात आप भी जानते हैं कि देखिए हम लोग जब जवानी में होते हैं तो हम कुछ नहीं देखते हैं। कहते हैं ना कि अंतिम समय में पछताना पड़ता है। तो ऐसा कोई काम मत करिए कि जब फ्री टाइम मिले ना आपको, अंतिम समय में फ्री रहते हैं तो उस समय आपको गिल्टी महसूस हो। और आप देखते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो रही इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। भीष्म पितामह भी मृत्यु से पहले पूरे 6 महीने तीरों की शैया पर पड़े रहे, परंतु दार्शनिक के अनुसार भीष्म यादों के बाणों को की शैया पर थे। कुरु वंश में भीष्म सबसे आयु के थे। इसी स्थिति में उनसे आशा थी कि वह परिवार में होने वाली अनैतिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, परंतु उनके सामने भरी सभा में उनकी कुलवधू का चीरहरण होता रहा। और आप देखते हैं कि वह चुपचाप देखते रहे जिसका अपराध बोध उनके मन में बैठ गया और इसी कारण उन्हें आखिरी समय में तीरों जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। आज के युग में कई लोग जानबूझकर अनैतिक कर्मों में लिप्त रहते हैं जिस कारण वे अक्सर अशांत और आक्रोशित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है तब उसकी वृत्ति पशुओं जैसी बना देती है जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। इसके विपरीत शुभ कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ईश्वर की छवि दिखाई देने लगती है और इसके फलस्वरूप वह परमेश्वर में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त होता है। और आप देखिए कोई भी इंसान जब बुरे स्थिति में जा रहा हो ना, बुरे रास्तों पर जा रहा हो, उसे कभी नहीं लगता है कि उसे ये गिल्टी ही नहीं रहती है अभी शुरुआत में कि वो गलत कर सकता है। वो इतना आप देखिए कमज़ोर हो जाता है कि वो सॉरी भी नहीं बोल सकता है। अगर उसकी गलती सामने पकड़ लेना आप तो वो कहेगा तुरंत आपसे दुश्मनी कर लेगा, आपसे रिश्ता ख़त्म कर लेगा, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। और गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी होती है, बड़ी हिम्मत की काम भी होता है, ये भी जान लीजिए। लोकतंत्र से छल। तो आप लोगों को आज देखिए बहुत चुनाव की बातें हो रही हैं, तो लोकसभा के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो न्यूज क्लास थी ना आपकी उसमें डिस्कस भी किया हुआ है इसके बारे में। तो चुनाव आयोग की ओर से दी गई यह जानकारी चकित करने वाली है कि वह हर दिन शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर नकदी भी जब्त कर रहा है
और नकदी समेत जो सामग्री जब्त की जा रही है उसका कुल मूल्य करीब 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। अब तक आप देखिए 4,650 करोड़ रुपए की नकदी और सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के समय बरामद की गई धन और सामग्री से अधिक है। और ये इसलिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी तो मतदान का पहला चरण भी नहीं हुआ है, और इसका मतलब है कि इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने यानी कि उनके वोट खरीदने के लिए कहीं अधिक पैसा कमाने के साथ शराब, ड्रग्स आदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली बहुत सी चीज़ें, नकदी और सामग्री चुनाव आयोग की पकड़ में नहीं आ पाती हैं। भले ही चुनाव आयोग ने विभिन्न एजेंसियों को सतर्क कर रखा हो, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं कि हर वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेने के साथ गांव-गांव में निगरानी कर सकें। चूंकि राजनीतिक दल इससे परिचित हैं, आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग चुनाव में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए वे चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लोगों के बीच पैसे और तरह तरह की सामग्री बांटने लगते हैं। वहाँ तो यह काम शुरू ही हो जाता है जहां चुनाव की घोषणा के पहले ही प्रत्याशी तय हो जाते हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में मतदाताओं के बीच विपरीत की जाने वाली सामग्री के साथ नकदी जब्ती की जा रही है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं है। इसकी मात्रा तमिलनाडु, दक्षिण के अन्य राज्यों में अधिक है। चुनाव में किस्म किस्म की सामग्री, धन बांटने का रिवाज तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में यह वादा करते थे कि यदि वे सत्ता में आए तो अमुक अमुक वस्तुएं या सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगे, लेकिन अब वे ऐसा वादा करने के साथ गुपचुप रूप से भी लोगों के बीच शराब, ड्रग्स के साथ साथ पैसे बांटने लगे हैं। यह ठीक है कि बंगाल को छोड़कर चुनाव में बाहुबल पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन यह चिंताजनक है कि धनबल की भूमिका इतनी बढ़ गई है कि अब पैसे और शराब आदि बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश की जाने लगी। कुछ प्रत्याशी इस कोशिश में कामयाब भी होने लगे। यह लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला एक बड़ा छल है। और समस्या है कि जहां औसतन मतदाता और विशेष रूप से गरीब तबका प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार रहता है, वहीं राजनीतिक दल चुनाव सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। और ये हमारी आपकी गलत सोच है कि हमारे नेता इस तरह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पैसा बांटने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, क्योंकि वो मुद्दे हम लोगों को पसंद आ रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता, मतदाता वोट दे रही है, तो वो क्यों नहीं वोट लेने के लिए उस तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। अरे भाई, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई पर आप वोट देने लग जाइए। अगली बार से हर पार्टी की आप देखते हैं मजबूरी बन जाएगी कि वो शिक्षा की बात करेगी, आपके बच्चों को रोजगार की, स्वास्थ्य की बात करने लगेगी। असुरक्षित स्कूल वाहन, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद प्रदेश भर में स्कूल बसों और वाहनों की जांच हो रही है। खराब हालत और नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी वाहनों, स्कूल वाहनों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस जांच में काफी संख्या में स्कूल बसों और वाहनों में खामियां मिलना चिंताजनक है। यह स्कूल संचालक की लापरवाही को स्पष्ट तौर पर दिखाता है। यह बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। कुछ स्थानों पर तो आप देखते हैं जांच में बसों के फर्श तक टूटे होने सहित कई गंभीर खामियां मिली हैं। इस तरह की लापरवाही की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। इस जांच के दौरान कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई स्थानों पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को लेकर स्कूल संचालकों पर महज 500-500 रुपये के चालान करना कार्रवाई के नाम पर मजाक भी लगता है। और जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आप देखते हैं फिर हम लोग जाग जाते हैं, हम लोग कहने लगते हैं ये गलत है, ये गलत है। पहले हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और आप देखते हैं कि महेंद्रगढ़ में हुए हादसे का कारण बस की फिटनेस नहीं, इसके चालक का नशे में होना है। वाहनों की फिटनेस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्कूल वाहनों के चालकों, अटेंडेंट की नियमित जांच की व्यवस्था भी अति आवश्यक है। आरटीओ या पुलिस के साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी इसका दायित्व लेना चाहिए। और जब चालक बस या परिवहन लेकर स्कूल पहुंचे तो उसकी जांच हो, और छुट्टी के बाद वे बच्चों को लेकर रवाना हो, और उससे पहले भी जांच की जाए कहीं उन्होंने नशा तो नहीं किया है। इस जांच की स्कूल में नियमित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दायित्व प्रशासन और शिक्षा विभाग को लेना होगा। स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर भी लगा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। राजनीति में भाषा का गिरता स्तर, तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि अपने नेताओं से नैतिकता की उम्मीद किया ही मत करिएगा। किस तरह की भाषा करते हैं आप लोग देखते होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में राजनीतिक गर्मियां उफान पर हैं। सियासत के सूरमा जिक्र तो लोक कल्याण और समावेशी विकास करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर अनर्गल बयानबाजी ने राजनीति की शुचिता को तार तार कर दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को अमर्यादित भाषा के वायरस से कलंकित करने में हमारे राजनेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों कंगना रनौत, हेमा मालिनी और ममता बनर्जी पर भी की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इसकी ताजा मिसाल हैं। चुनाव आते ही हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी आधुनिक समाज में भी चरम पर है। माना कि चुनाव का दौर चल रहा है और जीतने के लिए मुद्दे गढ़े जाते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाए, वह भी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं द्वारा। किसी भी महिला के खिलाफ किसी राजनेता को अभद्र टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। हमारी माँ, बहन, बेटियां
और उनकी भी जो कोई इज्जत है। फिर किसी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिला के खिलाफ बेजा बयानबाजी क्यों? दुखद तथ्य यह है कि अब तो महिलाएं स्वयं महिलाओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां कर रही हैं। कंगना रनौत से जुड़ा मामला कुछ ऐसा ही है। वैसे भी नारी की जिंदगी मर्यादा में सिमटी हुई है। पितृ सत्तात्मक समाज के इस दौर में महिलाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं है। आज भी आधुनिक होते समाज महिलाओं के लिए पाबंदियां कम नहीं है। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमर्यादित भाषा की वायरस से पीड़ित हो चुका है, जो उसके लिए बहुत चिंता वाली बात भी है। और राजनीति का अर्थ यह तो कतई नहीं होता है कि सियासतदान एक दूसरे के निजी जीवन पर आक्षेप करने लग जाएं। अभिव्यक्ति की आज़ादी यह तो नहीं कहती कि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान को भंग कर दें। राजनीति निजी दुश्मनी अदा करने का कोई अखाड़ा भी नहीं है। जब संवैधानिक व्यवस्था में राजनीति का जन्म देश को सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए हुआ फिर मूल उद्देश्य को क्यों विसार रहे राजनेता? भाषा हमारी सामाजिक परिवेश का स्तर तय करती है। भाषा हमारी सोच का पैमाना होती है। बदजुबानी करने वाले नेता अपने बारे में ना सोचकर एक बार देश की संस्कृति और परंपरा की चिंता कर लें, क्योंकि उनकी ओछी टिप्पणियां हमारे देश की छवि को निकृष्ट करने का कार्य करती हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं तो देख सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से देख लिया करिएगा, डाउनलोड कर लिया करिएगा। अब आप देखिए भ्रामक विज्ञापनों के प्रति सजगता का मामला। अभी आप देखते हैं कि काफ़ी इसकी चर्चा भी हो रही है। तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े कुछ मामले आजकल चर्चा में स्वनियमन कि इस दौर में सेंसर बोर्ड जैसे पीठ की वकालत कोर्ट करती प्रतीत होती है। भ्रामक विज्ञापन से यदि देश को मुक्ति मिले तो निश्चित ही उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। एड्स ठीक करने का दावा करने वालों, गुप्त रोगों का शर्तिया इलाज करने वालों के विज्ञापन देखने को भी नहीं मिलेंगे। चुटकी बजाते ही सिर व दूसरी तकलीफें दूर करने वाली गोलियां आप देखते हैं का क्या होगा। विज्ञापन के बेलगाम व्यापार को नियंत्रित करने से समाचार पत्र प्रकाशित करने वालों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी बाबा रामदेव पर चल रही है ना कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की, तो उसी के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। वो भी तो आप देखते हैं हर बीमारी को ठीक करने का दावा करते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख रहे जस्टिस ललित और जस्टिस बोबड़े ही नहीं बल्कि जस्टिस गोगोई भी इसमें आहत होंगे कि बखिया उधेड़ देने और चीर के रख देने जैसी टिप्पणियां करने वाले न्यायमूर्ति वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को प्रसन्न कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट से पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमानतुल्लाह को आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए देश के कई पूर्व सीजीआई और सहयोगी न्यायमूर्ति सुझाव दे रहे हैं। 1992 की कृष्णा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 1995 में सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य मामले का अवलोकन करने का सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ध्यान कैसे रखा जाए, इसी उद्देश्य से और साथ ही सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें न्यायालय की अवमानना कौन और क्यों कर रहा है। और आप देखिए न्यायालय की अवमानना के इस मुकदमे में पीठ के सामने नतमस्तक खड़े होकर बिना किसी शर्त की क्षमा याचिका करने पर संदेह खड़ा है। और सहसा यकीन ही नहीं होता कि पिछली सदी के अंतिम दशक के हरिद्वार न्यायालय के परिसर में एक वकील का सिर लकड़ी की पादुका से फोड़ने वाले धैर्य धारण कर बैठे। वाल्मीकि रामायण के ऋषि विश्वामित्र की याद आती है। यह राम का देश है। न्याय के सर्वोच्च पीठ पर बैठे न्यायमूर्ति भगवाधारी संत के साथ दुर्जनों के लिए उपयुक्त भाषा का बोल कर अपनी पहचान उजागर कर देते हैं। बिना दोष सिद्ध हुए सजा देने की धमकी देते हैं। औषधालय बंद करने की धौंस दिखाते हुए ट्रायल कोर्ट के कार्य क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं। परोक्ष रूप से एलोपैथिक दवाई की आलोचना पर रोक लगाने और उनकी साइड इफेक्ट्स पर जारी बहस खत्म करने का अच्छा प्रयास है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदू मुस्लिम की इस राजनीति पर आगे बढ़ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी 3 बातें ध्यान में रखना चाहिए। हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी कब्जाने के लिए जंग जारी। इसका ईरान, सऊदी अरब और कतर ही नहीं बल्कि रूस, यूरोप, चीन, अमेरिका और भारत पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हाल ही में कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वापसी सुनिश्चित हुई है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाली सऊदी अरब के लगभग 5 लाख हिंदुओं के हित में मंदिर का उद्घाटन हुआ। ईद के अवसर पर कई मंत्री वहां फिर उपस्थित हुए और सऊदी अरब ने कट्टर इस्लाम का लबादा पीछे छोड़ दिया है। आम भारतीय मुसलमान भी इसे समझने लगे हैं। सिर तन से जुदा करने वाली शक्ति का उदय नष्ट होने के लिए ही होता है। आज इसे समझने वाले भारत में कम नहीं है।
तर्कसंगत समाधान। तो अब बात फिर से विज्ञापन के उस मुकदमे की करते हैं जिसमें तर्कसंगत समाधान तक पहुंच पाना आसान नहीं दिखता है। एलोपैथी को आगे बढ़ाने वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट पर आयुर्वेदिक औषधियों का विज्ञापन सेंसर करने की जिम्मेदारी होती है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट को छिपाकर रोग छूमंतर करने के विज्ञापन और एड्स ठीक करने वाली पादरियों के पाखंड को दूर किए बिना क्या उन्हें ऐसा करने का नैतिक अधिकार है? आज तक सर्दियाँ इलाज करने वाले हकीमों के दावों पर चुप्पी साधने वाले न्यायमूर्ति की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों ने भी इस पर आप देखते हैं कि सवाल खड़ा किया। अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने वाली कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर बैठे। यह इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले फैसले की याद दिलाता है। नैतिकता को भूलने की राजनीति। तो राजनीति में नैतिकता का पाठ पढ़ाने आए एक नेताजी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपककर बेशर्मी की सारी हदें लांघ चुके हैं। निर्लज्जता के इस दौर की सभ्यता की पहचान विज्ञापन खूब कराती है। फीटा सिंह महिला तो सन्यासी खिंचाई से खुश हुई, जबकि दूसरी ओर आप देखिए उन्हें यह दिखाई नहीं देता है कि विज्ञापनों में आधुनिक महिला की छवि आदिम युग की तरह बस्तीहीन है और इस युग में अवमानना की बात करने वाले नैतिकता को भूलने की राजनीति करते हैं। महज कुछ माह पहले की ही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर कीचड़ उछालने के दोषी एक वरिष्ठ वकील ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया तो उसकी गलती पर सबक सिखाने के लिए महज ₹1 का जुर्माना लगाया गया और इसे चुकाने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने वाले स्वयं ही कांप रहे थे। और ऐसे में भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाकर यह मुकदमा युक्ति संगत समाधान तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह चुनाव के मौसम में ध्रुवीकरण की राजनीति ही साबित होगी। इसका साइड इफेक्ट भी अनुमान से परे है। विज्ञापन को पूरी तरह बंद करने के बाद भी पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य युग फार्मेसी के उत्पादों की मांग बढ़ेगी। स्वदेशी बाजार में ही नहीं, ईसाइयत और इस्लाम के पैरोकार देश में भी इसकी खपत बढ़ने वाली है। ये आप देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, एक कौशल किशोर के द्वारा। लोक नीति मामलों के जानकार हैं। अब इनका झुकाव आप देखते हैं कि पतंजलि की तरफ देखा जा रहा है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जो लिख रहा है आर्टिकल उसे जरूर देख लिया करिए किसके द्वारा लिखा है, क्योंकि आप देखिए सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा लिखा जाएगा तो आप सभी जानते हैं उस बात को कि वो उनके पक्ष में ही लिखेंगे, विपक्ष की बुराई करेंगे। और विपक्ष के द्वारा लिखा जाएगा तो आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष की वो कमियां ही ढूंढेंगे। इंटरनेट विज्ञापनों की दुनिया में निजता। तो शुरुआत भारत में टीवी और रेडियो की शुरुआत सूचना मनोरंजन से हुई थी, लेकिन जल्द ही विज्ञापनों के जरिए इनका आर्थिक दोहन भी शुरू हो गया और धीरे धीरे विज्ञापन रेडियो और टीवी का अभिन्न अंग बन गए और जिसके बगैर इस माध्यम की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसी कहानी इंटरनेट के साथ भी है, लेकिन यहाँ विज्ञापनों के साथ कुछ अलग तरह के खतरे भी आए हैं। इंटरनेट का उपयोग केवल सूचना और मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहुत निजी माध्यम बन गए और इससे सबसे बड़ा मुद्दा उपभोक्ताओं की निजता का भी है। और इंटरनेट की किसी सेवा तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र पर आप क्या कर रहे होते हैं इसका पता उन्हें नहीं रहता है और यही से डाटा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी विज्ञापन दाता को यह पता चल जाए कि आप क्या चीज़ खोज रहे हैं तो उसे अपने उत्पादों को बेचना आसान हो जाएगा। और इस समय आप देखिए गूगल क्रोम ब्राउज़र सबसे बड़ा ब्राउज़र है, लेकिन उपभोक्ताओं की निजता के बढ़ते दबाव के चलते गूगल ने एक सीमित परीक्षण शुरू किया है जिसमें वह अपने क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करने वाले 1% लोगों के लिए थर्ड पार्टी कुकीज को प्रतिबंधित करेगा। मालूम हो कि क्रोम ब्राउज़र दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राउज़र है। गूगल का इरादा है कि इस वर्ष के अंत तक वह सभी क्रोम यूजर्स के लिए थर्ड पार्टी कुकीज को समाप्त कर देगा। विश्व के 600 अरब डॉलर वार्षिक ऑनलाइन विज्ञापन उद्योग के इतिहास में यह बड़े बदलाव में से एक है और वर्तमान में गूगल द्वारा थर्ड पार्टी कुकीज का सपोर्ट बंद किया जा रहा है और जिससे ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में बड़ी हलचल मची हुई है। इस हलचल को समझने के लिए यह समझना होगा कि इन कुकीज की उपयोगिता क्या है। प्रमुखता कुकीज ऑनलाइन वेबसाइट पर हमारी गतिविधियां ट्रैक करती हैं और उन्हें कुकीज देने वाली वेबसाइट को अवगत कराती हैं। अब प्रश्न यह है कि फिर थर्ड पार्टी कुकीज बंद होने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? तो उसका कारण यह है कि थर्ड पार्टी कुकीज पर या वेबसाइट सेवा प्रदाता के अनुबंधों के कारण किसी अन्य सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान की जाती है जो हमारे अनुभव से इतर ये रिकॉर्ड करती है कि हम वेबसाइट या ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। जैसे किसी ने गूगल पर कपड़े सर्च किए और उसके बाद जब वह किसी अन्य वेबसाइट पर जाता है तो वहाँ उसे कपड़े के विज्ञापन दिखने लगते हैं जो थर्ड पार्टी कुकीज द्वारा दी गई सूचना के कारण होता है। लोग अपनी निजता के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए गूगल ने थर्ड पार्टी कुकीज का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया। इसका असर अनेक कंपनियों पर पड़ रहा है जो उपभोक्ता सूचना विज्ञापन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और वस्तुतः आप देखिए गूगल ने 2020 में इन्हें क्रोम से हटाने की योजना बनाई, लेकिन विज्ञापन उद्योग एवं निजता से जुड़ी
की चिंताओं को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया में कई बार देरी हुई है। हालांकि उपभोक्ताओं की निजता के लिए यह कोई बहुत बड़ी राहत वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर सेवा प्रदाता कंपनियां अब ऐप के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। इससे उन्हें ज़्यादा सटीक और ज़्यादा व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त होंगी। दुनिया भर के देश गोपनीयता कानून अब कुकीज प्रयोग और उस पर सहमति संबंधी प्रावधान जोड़ रहे हैं, ताकि बिना सहमति की सूचनाएं साझा ना हो सके, गोपनीयता कायम रहे। गूगल का यह प्रयास निजी सूचना आधारित व्यवसायों पर न केवल दूरगामी प्रभाव डालेगा, बल्कि ऑनलाइन विज्ञापन के नए नए तरीकों को भी जन्म देगा। ये तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका ख़त्म होता है। दल बदल, ये भी तंज कसा जाता है एक तरह से आप देखेंगे। ये राजनीति से जुड़ी हो रही हैं। नेतृत्व के प्रति संतुष्टि का भाव। राष्ट्राध्यक्ष यदि दृढ़ निर्णय होने वाला हो तो अधिकांश जनता उसे पसंद करती है। भारत के मामले में अभी ऐसा देखने में आ रहा है, जो देश में लोकतंत्र के प्रति संतुष्टि का भाव दर्शाते हैं। चलिए, सब राजनीति की बातें हो रही, देखना हो तो देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो तो ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।